हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं, हमारी क्लास जो होने वाली है वो धमाकेदार होने वाली है। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022-23 जो आपकी वैकेंसी है उसके लिए हम करने वाले हैं जनवरी 2022 की करंट अफेयर। अब ये जनवरी 2022 की जो करंट अफेयर है इसमें हम करने वाले हैं टॉप 50 प्लस एमसीक्यू। जो 50 प्लस क्वेश्चन हम करने वाले हैं, बहुत शानदार प्रश्न है जो संभावित है किसके लिए, आपके एग्जाम के लिए। तो सभी जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी का कलेक्शन यहां पर किया गया है और उसके साथ ही डिटेल से पढ़ने वाले, जैसा कि यहां लिखा गया है बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। वो एक्सप्लेनेशन ऐसी होगी आपको मजा आ जाएगा पढ़ने। करंट अफेयर के साथ साथ आपकी जो स्टैटिक जीके है वो भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगी। तो टेंशन मत लेना, जिस प्रकार से आज हम जनवरी की करंट अफेयर कर रहे हैं उसी प्रकार से 2022 की प्रत्येक महीने की हम करंट अफेयर करने वाले हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर तक की करंट अफेयर हम करने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत करने वाले हैं और जो हमारा पहला क्वेश्चन है उससे हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आइए पढ़िए इसको बहुत अच्छे तरीके से। पहला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा, ध्यान से देखना क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है फिर उसका आंसर देना है और आपको यह पता चलना चाहिए कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए। कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा। ध्यान रखना कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा। तो कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? करेक्ट होगा। अब आंसर हमारा क्या हो गया? करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। अब आप देख लीजिए आपका सही है या गलत। इसी प्रकार से आपको करके चलना है कि कितने क्वेश्चन मेरे सही हुए। पहले आप आंसर दीजिए, मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा। आप आंसर देने के बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो तैरता सोलर पावर प्लांट है वो किस नदी पर बनाया जाएगा। वो नर्मदा नदी पर बनाया जाएगा। तो देखिए, भारत के मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश राज्य है उसके खंडवा जिले में, मध्य प्रदेश राज्य जो हमारा है जिसको टाइगर स्टेट बोला जाता है, क्या बोला जाता है? टाइगर स्टेट। मध्य प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है। क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। बात करें गवर्नर की तो मंगूभाई छगनभाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। आ गई बात समझ में? और ये कहां पर बन रहा है? मध्य प्रदेश का एक जिला है, उस जिले का नाम क्या है? खंडवा जिला। उस खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर एक बांध बना हुआ है, ओंकारेश्वर बांध। कौन सा बांध? ओंकारेश्वर बांध। इस बांध में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन जो था आपका वो क्लियर हो जाना चाहिए, उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट बनते हैं वो भी साथ में क्लियर होंगे। तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी तैयारी होगी, इसी के साथ हमें चलना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए कि भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों, क्या है? भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन जो आसियान है उसके मंत्री स्तरीय बैठक 2022 में कहां आयोजित हुई? जो आसियान है, ASEAN, इस आसियान के जो मंत्री स्तरीय बैठक थी वो 2022 में जनवरी में आयोजित हुई थी। कहां पर आयोजित हुई? तो कहां पर आयोजित हुई? कंबोडिया में। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? करेक्ट होगा। भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन अर्थात आसियान की मंत्री स्तरीय बैठक 2022 में आयोजित हुई थी और कहां पर आयोजित हुई? ये कंबोडिया में। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। अब बात आई है आसियान की, तो इसके बारे में तो पता होना चाहिए, जाहिर सी बात है। पॉइंट है तो पॉइंट तो डिटेल में उसके बारे में पता भी होना चाहिए। तो देखिए आसियान के बारे में देखते हैं हम। भारत की तरफ से जो आसियान में, जो कंबोडिया में अध्यक्षता हुई थी, मंत्री स्तरीय, आसियान की मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी,
उसकी जो अध्यक्षता है वो भारत की तरफ से एस जयशंकर ने की थी। किसने की थी? एस जयशंकर ने। अब प्रश्न ये बनता है एस जयशंकर है कौन? लगभग सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं। विदेश मंत्री हमारे क्या है? विदेश मंत्री है एस जयशंकर, जिन्होंने आसियान की जो मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी कंबोडिया में, उसकी भारत की तरफ से अध्यक्षता की थी। और पॉइंट हम क्या कर रहे थे? जो आसियान है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये किसकी फुल फॉर्म है? आसियान की फुल फॉर्म। आसियान की स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1967 को हुई थी। आसियान की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय की यदि हम बात करें तो मुख्यालय है जकार्ता, और जकार्ता कहां पर है? इंडोनेशिया में। मुख्यालय कहां पर है? जकार्ता में। किसका? आसियान का। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? 10 सदस्य देश है। कितने हैं? 10 सदस्य देश। तो दूसरा प्रश्न क्या था कि जो आसियान की मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी 2022 में, वो कहां पर हुई? तो कहां पर हुई थी? कंबोडिया में, जिसमें भारत की तरफ से जो अध्यक्षता की गई वो एस जयशंकर के द्वारा, जो कि विदेश मंत्री हमारे क्या है? विदेश मंत्री। ये जरूर याद कर लेना इसकी फुल फॉर्म आसियान की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये क्या है? फुल फॉर्म है आसियान की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? जो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल हुए थे कहां पर हुए थे? बर्मिंघम इंग्लैंड में। सबसे पहले तो ये पॉइंट नोट कर लेना, जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 2022 में वो कहां पर आयोजित हुए थे? बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुए थे, और इसी वजह से इनको बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 बोला जाता है। और प्रश्न ये बनता है कि इस राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा था? तो कौन सा रहा था? ऑस्ट्रेलिया। पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा? करेक्ट होगा। बात करें भारत की तो भारत चौथे स्थान पर रहा था। कौन से स्थान पर रहा था? चौथे स्थान पर। अब ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रहा है, तो उसकी हम बात करें 67 तो इसने गोल्ड मेडल जीते थे, 57 रजत और 54 कांस्य पदक। कितने? 67 तो स्वर्ण पदक जीते थे, 57 रजत पदक और 54 कांस्य पदकों के साथ ऑस्ट्रेलिया जो था वो पदकों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर बना था। आगे बात समझ में, किसकी बात कर रहे हैं? बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहां पर। भारत इस प्रतियोगिता में 61 पदकों के साथ, भारत ने कुल कितने पदक जीते? 61। ये जरूर याद कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो पॉइंट आंसर होगा 61। अब इसमें यह भी पूछ सकता है कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। और इन 61 पदकों के साथ भारत कौन से स्थान पर रहा? चौथे स्थान पर। इसके बाद आयोजन स्थल की बात करें तो बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजन हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन, यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहां आयोजित हुए थे, तो कहां पर हुए थे? बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजन स्थल हो गया। पहले स्थान पर कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया। चौथे स्थान की बात करें तो हमारा देश भारत रहा था 61 पदकों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न हमारा कि भारत की महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL की बात कर रहे हैं हम। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने? अर्थात CFO। जो PGCIL है क्या है? भारत की महारत्न कंपनी है, तो ध्यान रखना PGCIL कैसी कंपनी है? भारत की महारत्न कंपनियों की श्रेणी में आती है PGCIL। और प्रश्न ये पूछा गया कि PGCIL का जो मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बना है, अर्थात CFO कौन बना है? प्रमोद कुमार। हमारा आंसर क्या होगा? प्रमोद कुमार। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? यहां पर
करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि भारत की महारत्न कंपनी कौन सी है, PGCIL। तो PGCIL के जो मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं वो कौन बने हैं, प्रमोद कुमार, अर्थात मुख्य वित्तीय अधिकारी मतलब CFO। जिस प्रकार से CEO होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसी प्रकार से आपका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अर्थात मुख्य वित्तीय अधिकारी होता है। और जो PGCIL है ये एक महारत्न कंपनी है भारत सरकार की, जिसके मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं प्रमोद कुमार। अब पॉइंट बनता है PGCIL के बारे में। इसके बारे में यहां पर यदि हम बात करें तो सबसे पहले आती है आपकी फुल फॉर्म, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। PGCIL की फुल फॉर्म क्या है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ध्यान से पढ़ना, समझ में आएगा, याद भी होगा, और नहीं पढ़ोगे तो ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। आपको भी पता है आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसके, करंट अफेयर के। किसी पेपर में ज्यादा भी आ जाते हैं, किसी में कम भी आ जाते हैं, लेकिन औसत लगाएं तो 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के हमेशा पूछे जाते हैं। तो 5 से 6 का मतलब कितने हो गए, 10 से 12 नंबर, छोड़ने नहीं है इनको। आ गई बात समझ में। तो देखिए PGCIL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्थापना 23 अक्टूबर 1989 को हुई थी। जो PGCIL है इसकी जो स्थापना है वो 23 अक्टूबर 1989 को हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा में, जो गुरुग्राम है कहां पर स्थित है, हरियाणा में। पहले इसका नाम गुड़गांव था, अब इसका नाम क्या है, गुरुग्राम। तो PGCIL का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में। इसके MD और CEO क्या है, MD का मतलब देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वो CEO आ गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो कांदी कुप्पा श्रीकांत जो है PGCIL के MD और CEO है। सब पॉइंट क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला प्रश्न देखिए, प्रयोगशाला में हीरे विकसित करने वाले निर्माताओं को, प्रयोगशाला में हीरे विकसित करने वाले निर्माताओं को औपचारिक वित्त देने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है, तो कौन सा बना है, SBI। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। SBI का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI का मतलब क्या है यहाँ पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुख्यालय कहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र में। इसके चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खारा। तो क्वेश्चन क्या था कि प्रयोगशाला में हीरे विकसित करने वाले निर्माताओं का औपचारिक वित्त देने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना, तो कौन सा बना है, SBI। कौन बना है, SBI। इसके बाद बात करें SBI की, वो मैंने बता भी दिया अभी। SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म इसकी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। कहां पर, मुंबई महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की बात आ गई तो एक पॉइंट नोट कर लेना, महाराष्ट्र में एक झील है। कौन सी झील है, लोनार झील। लोनार झील है जो कि खारे पानी की झील है। कैसे है, खारे पानी की ये झील है। ये कहां पर है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कहां पर, महाराष्ट्र का एक जिला है, कौन सा, बुल्ढाना जिला। उस बुल्ढाना जिले में ये झील है, लोनार झील, जो कि खारे पानी की झील है। SBI के अध्यक्ष की बात करें तो दिनेश कुमार खारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर क्या कर दिया है। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है, उसने जो मंकी पॉक्स वायरस था उसका नाम बदल दिया गया। और उसका नाम बदलकर क्या किया गया, क्लेड कर दिया गया। क्या कर दिया, क्लेड। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट होगा। तो ध्यान रखना, जो मंकी पॉक्स वायरस है उसका नाम बदलकर क्लेड किया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है, यदि घुमाकर पूछेगा एग्जाम में तो यही पूछेगा कि मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर क्लेड किया, किसने किया था, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब बात आ गई है WHO की, तो इसके बारे में जान लेते हैं।
देखिए WHO फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके जो महानिदेशक है वो है टेड्रोस एडहेनम। कौन है? टेड्रोस एडहेनम। किसकी बात कर रहे हैं? WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यहां पर हम बात कर रहे हैं, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जिसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक की यदि हम बात करें तो वो है टेड्रोस एडहेनम। कौन है? टेड्रोस एडहेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा कि विकलांग और आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की? ये जो परियोजनाएं होती हैं जो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकारों के द्वारा शुरू की जाती है और जो इंपोर्टेंट होती है, चर्चा में बनी रहती हैं, ऐसी भी परियोजनाएं होती हैं, वहां से हमेशा प्रश्न बनता है। तो इन इंपोर्टेंट परियोजनाओं को पढ़ लेना। इसके ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे, जो भी इंपोर्टेंट परियोजनाएं जो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की। तो विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? तो किसने की है? असम राज्य ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो असम राज्य है उसी ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। यहां पर असम की बात करें तो असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। उसके बाद हम बात करें, देखिए असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो है हिमंता बिस्वा शर्मा। ये कौन है? असम के मुख्यमंत्री। गवर्नर की बात करें तो जगदीश मुखी है। कौन है? जगदीश मुखी। असम के जो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है, गवर्नर की बात करें तो जगदीश मुखी है। आ गई बात समझ में? और असम राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। इसके लिए की है विकलांग और आर्थिक रूप से जो सक्षम नहीं है बच्चे, उनको प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। किस राज्य सरकार के द्वारा? असम राज्य सरकार के द्वारा। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वो देखिए, इसके बारे में बात करें, इस परियोजना के बारे में, तो ये जो परियोजना है रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना में 10 महीने के लिए वंचित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। उसके बाद बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। यह आपकी परियोजना है जो असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने आम नागरिकों की मदद के लिए जेके ई-कोप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कौन सा राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसने आम नागरिकों की मदद के लिए, उस राज्य की या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने आम नागरिकों की मदद के लिए जेके ई-कोप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यहां पर समझ जाना चाहिए आपको, ऑप्शन देकर जेके मतलब क्या होगा? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, इसके द्वारा यहाँ की जो पुलिस है, उस पुलिस ने आम नागरिकों के मदद के लिए जेके ई-कोप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब ये किस प्रकार से आम नागरिकों की मदद करेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, इस ऐप के माध्यम से नागरिकों को अन्य ट्रैफिक पुलिस सेवाएं प्रदान की जाएंगी। जो ट्रैफिक पुलिस सेवाएं होती है वो प्रदान की जाएंगी किनको? नागरिकों को, जिससे ऑनलाइन चालान भुगतान की सुविधा से न सिर्फ ग्राहकों को मदद मिलेगी बल्कि विभाग का काम का भी बोझ कम होगा। जो ऑनलाइन चालान भुगतान है वो इससे आसानी से हो जाएगा। जो नागरिक घर बैठे ऑनलाइन चालान भर सकेंगे ताकि उनको भी आसानी हो और जो विभाग है उसके ऊपर भी बोझ ज्यादा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार यातायात हादसों में सर्वाधिक मौतें किस राज्य में हुई है? सबसे पहले तो जो ये रिपोर्ट आती है, इन रिपोर्टों के बारे में ये पता होना चाहिए किसने जारी किया है।
तो जो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 है किसने जारी की है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के द्वारा क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार हमारा क्वेश्चन ये है कि यातायात हादसों में जो सर्वाधिक मौतें हुई हैं कौन से राज्य में हुई है? तो कौन से राज्य में हुई है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए क्या हो गया? करेक्ट होगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। अब इसके बारे में देखिए यहां पर कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो एक क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट थी जो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के द्वारा जारी की गई, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 के दौरान दो पहिया से सबसे अधिक जानलेवा सड़क हादसे हुए हैं जिसमें से 69,240 मौतें दर्ज की गई हैं। दो पहिया से सबसे ज्यादा हादसे हुए हैं, खतरनाक हादसे। आप सोच लीजिए आप एक्सीडेंट कितने होते हैं। तो साधन जो अपनी गाड़ी है, चाहे बाइक हो चाहे गाड़ी हो, फोर व्हीलर हो, आराम से आसानी से जल्दबाजी में न चलाएं, आराम से चलाएं। तो यहां पर देखिए 69,240 मौतें दर्ज की गई। किससे? दो पहिया में सबसे अधिक हुए हैं और टोटल जो मौतें हुई हैं वो हुई हैं 69,240। एक साल के अंदर अंदर कुल जो मौतें हुई हैं एक्सीडेंट से वो है ये। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? जो नालसा है आपका राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसके नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये जो है नालसा के 31वें कार्यकारी अध्यक्ष बने। कौन से नंबर के? 31वें नंबर के। इसके बाद पॉइंट आता है इन्होंने स्थान किसका लिया? तो इन्होंने स्थान लिया है उदय उमेश ललित का। किसका स्थान लिया है? उदय उमेश ललित का। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो कि 31वें हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है दो, वो देख लीजिए कि न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ नालसा के 31वें कार्यकारी अध्यक्ष बने। कौन से नंबर के बने हैं? 31वें नंबर के। इसके बाद उन्होंने स्थान लिया था उदय उमेश ललित का जो कि 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन है? 49वें मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित का स्थान लिया किसने? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने, जो कि नालसा के 31वें कार्यकारी अध्यक्ष बने। कौन से नंबर के बने हैं? 31वें नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, आयुर्वेद कॉलेजों में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए स्पार्क SPAR के कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? कहां पर अध्ययन कर रहे जो आयुर्वेद कॉलेज हैं, उन आयुर्वेद कॉलेजों में अध्ययन कर रहे जो छात्र हैं उन छात्रों के लिए स्पार्क SPR के इसकी फुल फॉर्म हम बात करेंगे। इसके बाद पहले हम आंसर देख लें हमारा क्या है। कार्यक्रम को किसने शुरू किया? तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद है उसके द्वारा ये स्पार्क कार्यक्रम को शुरू किया है। किसको किया है? स्पार्क को। अब बात करें स्पार्क की तो देखिए स्पार्क की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैंप। क्या होती है? रिसर्च कैंप। और ये जो स्पार्क लॉन्च किया गया, शुरू किया गया कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहला तो मेन पॉइंट यही है कि इसका उद्देश्य क्या है शुरू करने का। देश भर में आयुर्वेद कॉलेजों में जो नामांकित युवा हैं स्नातक छात्रों के शोध संबंधी विचारों का सहयोग और समर्थन करना, यह उद्देश्य है स्पार्क कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैसटेक मिलान 2022 कहां आयोजित हुआ? जो गैसटेक मिलान 2022 दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है, केंद्रित किस पर? तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर।
केंद्रीय दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैस्टेक मिलान 2022 कहां पर आयोजित हुआ? अब नाम ही गैस्टेक मिलान है तो लगा लीजिए मिलान इटली में इसका आयोजन हुआ है। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट बना लीजिए ताकि पता चल जाए। जैसे यहां पर कुछ आ गया मिलान, तो आंसर क्या होगा आपका? मिलान इटली। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत की तरफ से अध्यक्षता की थी हरदीप सिंह पुरी ने। भारत की तरफ से अध्यक्षता जो की गई वो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, जो कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी कौन है? केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। इसके बाद जो अगला हमारा प्रश्न है वो देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की पनबिजली कंपनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? किसके? सार्वजनिक क्षेत्र की जो पनबिजली कंपनी है कौन सी? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो कौन बने यहाँ पर? यमुना कुमार चौबे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यमुना कुमार चौबे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। अब इसके बारे में यदि हम बात करें तो देखिए, एनएचपीसी ये कंपनी आपकी, एनएचपीसी फुल फॉर्म क्या है? अभी बताई थी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है एनएचपीसी। जिसके जो अध्यक्ष बने हैं वो यमुना कुमार चौबे हैं। कौन है? यमुना कुमार चौबे। इसकी स्थापना की बात करें, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर कॉर्पोरेशन है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में। कहां पर मुख्यालय कहां पर है? फरीदाबाद, हरियाणा में। जो एनएचपीसी है इसके यदि हेडक्वार्टर की बात करें तो हरियाणा में फरीदाबाद में स्थित है। आ गया प्रश्न समझ में? आंसर भी पता चल गया होगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको याद होने चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। प्रत्येक पॉइंट यहां पर जो भी बताया गया है वो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहां पर कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकते, तो ध्यान से पढ़ना, यही टाइम है पढ़ने का। देखिए अगला प्रश्न देखिए, लोकनायक फाउंडेशन के 8वें साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? जो लोकनायक फाउंडेशन है, कौन सा फाउंडेशन? लोकनायक फाउंडेशन। उसके 8वें साहित्य पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? तनिकेला भरणी को। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। जो तनिकेला भरणी है उनको लोकनायक फाउंडेशन के द्वारा 8वें साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और इस पुरस्कार में क्या था? इस पुरस्कार को लोकप्रिय रूप से आंध्र ज्ञानपीठ के रूप में जाना जाता है। जो लोकनायक फाउंडेशन है उसके द्वारा ये 8वां साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया था तनिकेला भरणी को, लेकिन इस पुरस्कार को आंध्र ज्ञानपीठ के रूप में भी जाना जाता है। और इसमें 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार। कौन से नंबर का पुरस्कार था ये 8वें नंबर का साहित्य पुरस्कार था, जो कि लोकनायक फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया गया, दिया गया। किसको? तनिकेला भरणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने? जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है उसके नए प्रमुख कौन बने? वोल्कर टर्क। कौन है? वोल्कर टर्क जो है वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं, जो कि ये कहां के हैं? ऑस्ट्रिया की। कहां के हैं? ऑस्ट्रिया की। वोल्कर टर्क जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। इसमें ऑप्शनों में मिस्टेक हो गई, टाइप नहीं हो पाई। यूएन की बात करें, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की हम यहां पर बात कर रहे हैं, स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी।
हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क यूएसए में, अध्यक्ष की बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस। हम बात कर रहे थे यहाँ पर मानवाधिकार आयोग की। जो संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार आयोग है उसके प्रमुख वोल्कर टर्क और संयुक्त राष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? किसकी बात कर रहे हैं हम? यूएनडीपी जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है उसके द्वारा जारी की गई थी रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक 2021-22 में। अब यहां पर प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा था किसमें? मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में। तो कौन रहा था? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। जो स्विट्जरलैंड था वो इसमें पहले स्थान पर या शीर्ष स्थान पर रहा था। किसके द्वारा जारी की गई थी ये सूचकांक? यूएनडीपी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। इसमें देखिए ये जो सूचकांक है इस सूचकांक में भारत 191 देशों में 132वें स्थान पर है। भारत का स्थान आपको पता होना चाहिए प्रत्येक सूचकांक में, प्रत्येक रिपोर्ट में कि क्या स्थिति है, क्योंकि हमारे लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। और शीर्ष 3 भी पता होनी चाहिए आपको कि शीर्ष 3 कौन से देश रहे थे। तो पहले स्थान पर कौन था? स्विट्जरलैंड। और इसमें भारत जो है वो 191 देशों में से 132वें स्थान पर रहा था। जो मानव विकास सूचकांक वो किसी भी देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आय की स्थिति को दर्शाता है। जो मानव विकास सूचकांक है वो किस आधार पर तय किया जाता है? किसी देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आय की स्थिति को दर्शाता है। आ गई बात समझ में? इसके बाद देखिए अगला हमारा प्रश्न है, टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जो टेनिस टूर्नामेंट था यूएस ओपन 2022 उसमें जो पुरुष एकल का खिताब जीता था तो वो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए और करेक्ट आंसर क्या होगा वो देखिए। हमारा आंसर है यहाँ पर कार्लोस अल्काराज, जो कि क्या है? एकदम करेक्ट आंसर। क्या है? एकदम करेक्ट आंसर। टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। इसके बाद बात करें पॉइंट की, तो देखिए यहां पर तो हमने पुरुष की बात की। अब महिला वर्ग में बात करें तो ईगा स्वीटेक ने, जो ईगा स्वीटेक है, इन्होंने टूनिशिया की ओंस जेबोर को हराकर यूएस 2022 महिला एकल का खिताब जीता है। अब पुरुष एकल की तो बात कर ली हमने, कार्लोस अल्काराज ने जीता था। अब महिला वर्ग में यदि हम बात करें तो वो किसने जीता है? ईगा स्वीटेक ने। किसने? ईगा स्वीटेक ने, जिन्होंने टूनिशिया की ओंस जेबोर को हराया था। किसको हराया था? ओंस जेबोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है कि द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 किसके द्वारा जारी किए गए? द फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। किसके द्वारा? द फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, 2-3 प्रश्न तो आपके यहीं पर बन जाते हैं और उनके आंसर भी आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। देखिए द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा रहा है? हांगकांग। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अभी हम बात कर रहे थे मानव विकास सूचकांक में, तो फिर से एक और सूचकांक आ गया, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022। ऐसे जो टॉपिक होते हैं ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न तो जरूर पूछ लिया जाता है, जैसे सूचकांक हो गए, कोई भी रिपोर्ट हो गई, या तो फिर किसके द्वारा जारी की गई या फिर शीर्ष देश के बारे में पूछ लिया जाता है। आगे बात समझ में? तो किसके द्वारा जारी किया गया? द फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा यह जारी किया गया विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022। और इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? हांगकांग रहा है। कौन रहा है? हांगकांग। इसमें देखिए, और भारत की यदि हम बात करें तो भारत 6.72 अंकों के साथ
89वें स्थान पर रहा है। कितने अंकों के साथ? 6.72, मतलब 6.72। आ गई बात समझ में? इतने अंकों के साथ 89वें स्थान पर रहा है। अब बात करें भारत के पड़ोसी देश किस स्थिति में है इस सूचकांक में, तो नेपाल है 103वें नंबर पर, चीन है 116वें नंबर पर, पाकिस्तान की बात करें तो 130वें नंबर पर, और बांग्लादेश की बात करें तो 139वें नंबर पर है। आगे बात समझ में? ये पड़ोसी देशों के भी ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है कि भारत 6.72 अंकों के साथ 89वें स्थान पर रहा है, और शीर्ष पर कौन सा रहा है? हांगकांग। और इसमें पड़ोसी देशों की बात करें तो नेपाल 103वें, चीन 116वें, और पाकिस्तान 130वें, और बांग्लादेश 139वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2022 कब मनाया गया? जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2022 वो कब मनाया गया? वैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 14 सितंबर को। कब मनाया गया? 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2022 14 सितंबर को मनाया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन के महत्व को देखते हुए 14 सितंबर 1953 को हर वर्ष हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। शुरुआत कब हुई थी? 1953 में। हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी 1953 में। तभी से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। किसने की थी घोषणा? भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा यह घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि दूरस्थ के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए हुंजेस कम्युनिकेशन इंडिया ने किस संस्थान के सहयोग से भारत की पहली उच्च क्षमता वाली उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? कैसे क्षेत्रों को जोड़ने के लिए? दूरस्थ के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए हुंजेस कम्युनिकेशन इंडिया, हुंजेस कम्युनिकेशन जो इंडिया है, इसने किस संस्थान के सहयोग से भारत की पहली उच्च क्षमता वाली उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की थी? ऐसा प्रश्न आता है तो उसको कम से कम 2 बार पढ़ना, तभी आपको जो प्रश्न समझ में आएगा। एक बार में समझ में आ रहा बहुत अच्छी बात है, यदि समझ में नहीं आ रहा तो फिर से पढ़िए उसको, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें प्रश्न का आंसर पता होता है लेकिन हम प्रश्न में कंफ्यूज हो जाते हैं, एक बार पढ़कर छोड़ देते हैं, यार नहीं पता। यदि उसको एक बार फिर से पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। 1 नंबर 2 नंबर मिल जाएंगे। अब की बार तो 2 नंबर है, 2 नंबर मिल जाएंगे। तो किसने शुरू की थी? इसरो ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। किसके सहयोग से? इसरो के सहयोग से भारत की पहली उच्च क्षमता वाली उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। देखिए यहां पर बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। जैसे डीआरडीओ की बात करें, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की होती है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर बात करें इसरो की तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी इसकी? 15 अगस्त 1969 को। इसरो की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर की यदि हम बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसका मुख्यालय किसका? इसरो का। अध्यक्ष की बात करें तो एस सोमनाथ है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। ध्यान से देखिए, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना की बात करें 1969 में 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक। अध्यक्ष की बात करें तो एस सोमनाथ इसकी क्या है? अध्यक्ष। किसके? इसरो। चले अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो ये है कि जनवरी 2022 में किसमें जनवरी 2022 में किसमें कोरोना वायरस के नए संस्करण डेल्टा क्रोन की पहचान की गई? कौन से देश में डेल्टा क्रोन की पहचान की गई? डेल्टा क्रोन ये बना है डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन, इससे बना है डेल्टा क्रोन। आ गई बात समझ में? डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन। तो ये पहचान की गई साइप्रस में। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा।
जनवरी 2022 में साइप्रस में कोरोना वायरस का एक नया संस्करण की पहचान की गई जिसका नाम था डेल्टा क्रोन। क्या नाम था? डेल्टा क्रोन। यहां पर ध्यान रख लेना, एक होता है B.1.617.1, एक होता है आपका B.1.617.2। ये होता है आपका कप्पा वेरिएंट और ये होता है आपका डेल्टा वेरिएंट। कैसा वेरिएंट? डेल्टा वेरिएंट। याद रखना, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इसको डिटेल में देखिए यहाँ पर B.1.617.1 ये होता है कप्पा वेरिएंट और B.1.617.2 ये होता है आपका डेल्टा वेरिएंट। क्या होता है? डेल्टा वेरिएंट। और कोरोना वायरस के नए संस्करण जो डेल्टा क्रोन है जिसकी पहचान की गई कहां पर? साइप्रस में। देखिए यहां पर ये रहा आपका B.1.617.2 डेल्टा वेरिएंट, B.1.617.1 कप्पा वेरिएंट। कौन सा वेरिएंट है? कप्पा वेरिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए, चर्चा में रहा लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जो लोसर महोत्सव है, कोई भी देख लीजिए, कोई भी पॉइंट उठाकर देख लीजिए, जो चर्चा में रहता है वहां से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जो हाईलाइट रहता है टॉपिक, उस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये लोसर महोत्सव हर साल मनाया जाता है, लेकिन चर्चा में रहा है तो लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? किससे है? लद्दाख से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लोसर का मतलब क्या होता है? लोसर का मतलब होता है नया अर्थ। यदि आपसे पूछ ले कि लोसर का अर्थ क्या होता है, सॉरी नया अर्थ नहीं, नया वर्ष, नया साल बोल सकते हैं। लोसर का यदि आपसे कोई अर्थ पूछे तो उसका मीनिंग क्या होगा? अर्थ क्या होगा? नया वर्ष। क्या होता है? नया वर्ष। और लोसर महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? लद्दाख से। कुछ महोत्सव जिनके बारे में हम बात करते हैं, देखिए लोसांग महोत्सव सिक्किम में। लोसांग महोत्सव कहां मनाया जाता है? सिक्किम में। रज महोत्सव की बात करें तो उड़ीसा में, और आपकी खीर भवानी मेला जो है वो जम्मू कश्मीर में। कौन सा? खीर भवानी मेला। जम्मू कश्मीर की बात आई है तो पीछे हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है उसके द्वारा JKE कोप नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था आम नागरिकों की मदद के लिए। आ गई बात समझ में? इस प्रकार से यदि आप चलोगे, कोई भी पॉइंट दिख गया, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनते सब लिख लीजिए, सभी के सभी लिख लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से आपकी करंट अफेयर और जीके में पकड़ हो जाएगी। तो लोसांग महोत्सव की बात करें, लोसर, एक लोसर अभी पढ़ा था जो कि लद्दाख में है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। और एक लोसांग महोत्सव कहां पर है? सिक्किम में। रज महोत्सव उड़ीसा में, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? अभी हमने बात की थी एस सोमनाथ को। ऑप्शन ए करेक्ट हो, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो रिपीट तो होगा ही। वो घुमाकर पूछा गया प्रश्न था और ये प्रश्न है सीधा, वो किसी सहयोग की वजह से जो उच्च क्षमता की ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की गई थी वो इसरो के सहयोग से शुरू की गई थी, वो यहाँ पर प्रश्न था। लेकिन ये प्रश्न है कि इसरो जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? कब? जनवरी 2022 में। तो एस सोमनाथ को। किसको? एस सोमनाथ को। इसके बारे में फिर से देख लीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक में। कहां पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर। किसका? इसरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है? तो जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला प्रदेश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और अभी क्या बताया था कि जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, उसकी जो पुलिस है उसने आम नागरिकों के लिए JKE कोप नाम का क्या किया है?
एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिससे आम नागरिकों की क्या हो सके, मदद हो सके, जो कि ऑनलाइन चालान भुगतान और अन्य जो पुलिस सेवाएं हैं वो उनको उस ऐप में प्रदान की जाएंगी। तो प्रश्न क्या था कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया है? तो कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रख लेना इस प्रश्न को। कौन बनेगा करोड़पति में? 7 करोड़ का प्रश्न मानो इसको। कितने का? 7 करोड़ का। इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए कि किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? शिंजो आबे को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब प्रश्न का आंसर तो पता चल गया कि शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अब ये शिंजो आबे है क्या? कौन है ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सभी को पता भी होगा क्या कर दी गई थी? गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इनको 2021 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से। तो ध्यान रखना, नेताजी पुरस्कार 2022 से 2022 जो नेताजी पुरस्कार 2022 में दिया गया उस किसे सम्मानित किया गया? शिंजो आबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इनको 2021 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, लगा लेना 5 स्टार, 5 स्टार, ऐसे 5 लगाओ, इससे अच्छा लिख ही दो 5 स्टार। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। क्या पूछा है कि वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो वो आपका है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। इसके अनुसार भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला जो शीर्ष राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अब यहां पर नोट कर लेना, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। जो ये वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है, ये कौन से नंबर की है? 17वें नंबर। कौन से नंबर की? 17वें नंबर की। कब प्रकाशन? 2 वर्ष में इसका प्रकाशन होता है। कब? 2 वर्ष में। कहां से होता है? देहरादून से। कहां से होता है इसका प्रकाशन? देहरादून से। आ गई बात समझ में? जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है, ये 17वीं रिपोर्ट है। हर 2 वर्ष में इसका प्रकाशन होता है। कहां से? देहरादून से। ये पॉइंट तो आपके क्लियर हो गए। अब देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए, इस रिपोर्ट के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले वन क्षेत्रफल की दृष्टि से जो वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्य वो आपका आंध्र प्रदेश है। ये तो पॉइंट आपका क्लियर हो गया। लेकिन यदि हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो मैक्सिमम वन है, अधिकतम जो वन है, कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश। किस में है? मध्य प्रदेश। मिनिमम की यदि हम बात करें वो आपका हरियाणा। मिनिमम कहां पर है? हरियाणा। उसके बाद यदि हम बात करें प्रतिशत की, प्रतिशत में कि प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कौन से राज्य में है? मिजोरम में। मैक्सिमम कहां पर है? मिजोरम में। मिनिमम की यदि हम बात करें तो वो आपका हरियाणा है। मिनिमम कहां पर है? हरियाणा। और मैक्सिमम कहां पर है? मिजोरम। ये ध्यान रख लेना। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछे कि अधिकतम वन मध्य प्रदेश में है जिसको टाइगर स्टेट बोला जाता है, और मिनिमम हरियाणा में। कहां पर है? हरियाणा में। मैक्सिमम प्रतिशत की दृष्टि से अधिकतम वन मिजोरम में और प्रतिशत निम्नतम कहां पर है? हरियाणा में। कहां पर है? हरियाणा में। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ भी गया होगा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश।
इसके बाद देखिए, और ये जो 1987 ये पॉइंट देखिए कि 1:3 जो रिपोर्ट था उसका पहला प्रकाशन जो हुआ था 1987 में। कब हुआ था? 1987 में। और ये जो 2021 में प्रकाशन हुआ था रिपोर्ट थी ये 17वें नंबर की थी। कौन से नंबर की? 17वें नंबर की। 2 वर्ष में इसका प्रकाशन होता है। कहां से होता है? देहरादून से। कहां से? देहरादून से। देखिए अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी? भारत की पहली यूएनडीपी, क्या बात कर रहे हैं हम? यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी? तो कौन बनी है? प्राजक्ता कोली। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जो प्राजक्ता कोली हैं ये भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बनी है। अब बात करते हैं यूएनडीपी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले फुल फॉर्म आती है हमारी। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1965 में। कब हुई थी? 1965 में। यदि हम हेडक्वार्टर की बात करें तो आपका हेडक्वार्टर होगा न्यूयॉर्क में। कहां पर होगा? न्यूयॉर्क में। इसकी जो हेड है वो कौन है? अचीम स्टेनियर। कौन है? अचीम स्टेनियर। 1 मिनट। किसकी बात कर रहे थे? यूएनडीपी की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना की बात करें तो 1965 में हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क है। और हेड कौन है इसके? अचीम स्टेनियर। ये आपकी है यूएनडीपी। और यूएनडीपी की युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? प्राजक्ता कोली। ये भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2022 में किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? कब की बात कर रहे हैं? जनवरी 2022 की बात कर रहे हैं। तो करंट अफेयर हम जनवरी की पढ़ रहे हैं, तो सभी इंपोर्टेंट पर्सन जो है वो जनवरी के ही है। और इसमें क्या है कि किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सारथी मोबाइल ऐप जो है वो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। अब ये सेबी फंडा है क्या? अब ये तो पता चल गया कि सारथी मोबाइल ऐप सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। अब ये सेबी कौन है? ये भी एक संस्था है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या है? सेबी। इसके बारे में बात करें हम, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन जो वैधानिक दर्जा मिला था 1992 में, 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। चेयरमैन कौन है इसके? मधाबी पुरी बुच। कौन है? मधाबी पुरी बुच। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। इसका जो हेडक्वार्टर है कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। प्रत्येक पॉइंट, प्रत्येक क्वेश्चन इंपोर्टेंट, ध्यान से देखते जाना। सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को दिया गया। चेयरमैन की बात करें तो मधाबी पुरी बुच जो है वो चेयरमैन है किसके? सेबी के। और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है सेबी की। ये ध्यान रख लेना, पहली महिला अध्यक्ष बनी है सेबी की। कौन? मधाबी पुरी बुच। ध्यान रख लेना, इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मधाबी पुरी बुच है। कौन है? मधाबी पुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि भ्रष्टाचार शोध सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? किसकी बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार शोध सूचकांक 2021 की हम बात कर रहे हैं। इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान है 85वां। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जो भ्रष्टाचार शोध सूचकांक 2021 है इसमें भारत 85वें स्थान पर रहा है, जो कि ट्रांसपेरेंसी के द्वारा, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी के द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया था, भ्रष्टाचार शोध सूचकांक। इसमें भारत रहा है 85वें स्थान पर। और
ये सूचकांक और देख लीजिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान रहा 135वां। किसमें? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान रहा 135वां। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में रहा है 37वां। ये सूचकांक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने कम से कम जनवरी में जितने भी सूचकांक जारी किए गए थे उन सभी को अच्छे से कवर कर लिया। यहाँ पर वैश्विक शांति सूचकांक 135वां, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 37वां स्थान। कौन सा स्थान? 37वां। इससे पहले क्या था? भ्रष्टाचार शोध सूचकांक 85वां स्थान। कौन सा स्थान? 85वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T/2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? T/2 का मतलब क्या है? सबसे पहले तो पॉइंट ये है कि ये T/2 पुरस्कार है क्या? T गुणा 2, T का मतलब समझ जाओ, यहां पर टाइगर मतलब दुगुने टाइगर कर लिए हैं। किसने? कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसने दुगुने टाइगर कर लिए, बाघों की संख्या दुगुनी कर दी 2010 के बाद? तो वो है आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कहां पर है? तमिलनाडु में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जनवरी 2022 में जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में, उसको T/2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। T/2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहां पर देखिए, कार्बेट टाइगर रिजर्व की बात करें तो कहां पर है? उत्तराखंड में। जो कार्बेट टाइगर रिजर्व है ये कहां पर है? उत्तराखंड में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये आपका कर्नाटक में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहां पर है? कर्नाटक में। कान्हा टाइगर रिजर्व कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ये राज्य तो कहलाता है टाइगर स्टेट है। टाइगर स्टेट कौन से राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टाइगर है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश राज्य में। और कान्हा टाइगर रिजर्व कहां पर है? ये भी मध्य प्रदेश में। देखिए, सबसे पहले पॉइंट वही आपका, टाइगर स्टेट कहां पर है? किसको बोलते हैं? मध्य प्रदेश को। जो नवीनतम टाइगर रिजर्व बना है वो कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। ये नवीनतम टाइगर रिजर्व है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ में स्थित है। टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी 1973 में हुई थी। कब हुई थी? 1973 में। जो टाइगर प्रोजेक्ट था उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। और T/2 जो वैश्विक पुरस्कार है वो किसे दिया गया? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। और ये कहां पर है? तमिलनाडु में स्थित है। और टाइगर स्टेट कौन से राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर यहां पर ही है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2022 को किसने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया? कब? 1 जनवरी को मनाया गया। ये 1 जनवरी 2022 को किसने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है? तो किसने मनाया है? DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1 जनवरी 2022 को 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। बात करें DRDO की तो देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। किसकी? DRDO की। सबसे पहले पॉइंट ये बनता है, हम किसी भी संस्था के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी फुल फॉर्म है, वो हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहां पर है, और फिर उसके अध्यक्ष चेयरमैन है कौन है। देखिए, इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO की स्थापना की यदि हम बात करें तो कब हुई थी? 1958 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो कहां पर है? नई दिल्ली में। DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? नई दिल्ली में। इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। किसके चेयरमैन है? DRDO के डॉक्टर समीर वी कामत। ये कौन है? ये है चेयरमैन। किसके? DRDO के चेयरमैन है। जहां पर हम अभी बात कर रहे थे इसरो के चेयरमैन कौन थे? S सोमनाथ। कौन थे? S सोमनाथ। तो ये आपको पता होना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पर DRDO की बात हुई थी, हमारे दिमाग में ये प्रश्न आ जाना चाहिए। हाँ, इसरो भी पढ़ा था, उसके भी चेयरमैन है S सोमनाथ, और DRDO के हैं डॉक्टर समीर वी
कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 जनवरी 2022 को सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहां शुरू किया गया? ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब शुरू किया गया, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कहां शुरू किया गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और क्यों शुरू किया गया, उद्देश्य क्या था इसको शुरू करने के पीछे? तो अभियान का नाम है राइट टू पी। अब इस अभियान को शुरू तो कर दिया गया, लेकिन क्वेश्चन पहले तो यह बनता है कि इसका उद्देश्य क्या है। सार्वजनिक जो शौचालय हैं, जो सार्वजनिक जगहों पर जो शौचालय बनाए जाते हैं, उन सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति को सुधारने के लिए, आपको भी पता होगा सार्वजनिक शौचालय जब आप यूज करते हो तो कई जगह तो बहुत अच्छे साफ सुथरे रहते हैं, कई जगह बहुत ज्यादा गंदगी होती है। तो उनकी स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने, किसने? महाराष्ट्र सरकार ने राइट टू पी अभियान शुरू किया ताकि सार्वजनिक शौचालय की स्थिति को सुधारा जा सके। ऑप्शन हमारा डी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। महाराष्ट्र की बात आई है, फिर से बता रहा हूं, महाराष्ट्र में लोनार झील है। कौन सी झील है? लोनार झील, खारे पानी की झील है। और ये कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित है। कहां पर? महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित है। बात करें महाराष्ट्र की कैपिटल की, तो मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। क्या है? मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे, जिन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई है, एकनाथ शिंदे जो शिवसेना से अलग हुए हैं। गवर्नर की यदि हम बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी है। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल कहां के? महाराष्ट्र के। देखिए, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। चीफ मिनिस्टर की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें तो एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। राज्यसभा सीट कितनी है? 19 और लोकसभा सीट 48। महाराष्ट्र में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी है? 19 और लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है? 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा प्रश्न है कि जनवरी 2022 में कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस युक्त धुआं मुक्त एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? कौन सा देश है ये? कौन सा राज्य हमारे देश का पहला जो एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो वो कौन है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो हिमाचल प्रदेश है ये देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल 2 है, शिमला जो कि समर कैपिटल है, और जो धर्मशाला है वो क्या है? विंटर कैपिटल है। याद रख लेना, शिमला समर कैपिटल है किसकी? हिमाचल प्रदेश। बात करें विंटर कैपिटल की हिमाचल प्रदेश की, वो आपकी धर्मशाला। कौन सी है? धर्मशाला। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो जयराम ठाकुर है। कौन है? जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है जयराम ठाकुर। गवर्नर की बात करें तो राजेंद्र अलेरकर है। कौन है? राज्यपाल। जो हिमाचल प्रदेश राज्य है जो कि देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है, इनके मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर हैं राजेंद्र अलेरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? इस दिवस का जो प्रश्न है इसके पीछे मेरा एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य समझना। ये प्रश्न था दिवस के ऊपर, इसको मैंने उठा लिया और जनवरी में जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं वो सब हम यहां पर कवर कर लेंगे। तो जनवरी के हमारे जितने भी डे बनते हैं वो क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। अरे पूरी करंट अफेयर हो रही है आपकी, पूरी की पूरी करंट अफेयर। सूचकांक मैंने बता दिए, जनवरी में जितने भी आए, फरवरी की करेंगे तो फरवरी में भी आ जाएंगे और जो भी हैं, और यहां पर दिवस कवर कर लेंगे हम। तो ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? कब? 5 जनवरी 2022 को वो मनाया गया विश्व पक्षी दिवस। कौन सा? विश्व पक्षी दिवस मनाया गया। कब? 5 जनवरी 2022 को विश्व पक्षी दिवस मनाया गया। देखिए
5 जनवरी की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस, वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 जनवरी को। सेना दिवस 15 जनवरी को। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, इंपॉर्टेंट है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और 25 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? किसी भी तरीके से प्रश्न बना सकता है एग्जामिनर, उसको पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन आपके पास स्वतंत्रता है, आपका सिर्फ आंसर देना एकदम सही और करेक्ट। गलत दोगे तो नुकसान उठाओगे और सही दोगे तो फायदा मिलेगा। तो यहां पर फिर से देखिए, 10 जनवरी 2022 को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। बात करें 12 जनवरी की, तो 12 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब? 12 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय युवा दिवस। सेना दिवस की बात करें तो जो सेना दिवस है वो 15 जनवरी को, कब? 15 जनवरी 2022 को मनाया गया। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी 2022 को मनाया गया। जो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है वो कब मनाया गया? 16 जनवरी 2022 को। 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। और 25 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। कब? 25 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा प्रश्न देखिए, किसने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंपलीफाई का अधिग्रहण किया है? कितने में? $500 मिलियन की बात कर रहे हैं। किसका किया है? इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप है सिंपलीफाई, इसका अधिग्रहण किया है। किसने किया है? गूगल ने। किसने किया है? गूगल ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गूगल ने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंपलीफाई का अधिग्रहण किया है। अब पॉइंट यहां पर बना है गूगल के बारे में, तो देखिए, अब गूगल बाबा के बारे में बात करते हैं। तो स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998। 4 सितंबर 1998 गूगल बाबा का जन्म दिवस है, जन्मदिन मनाया जाता है गूगल बाबा का। तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998। इसके फाउंडर कौन है? संस्थापक की बात करें तो लैरी पेज और सर्गे ब्रिन जो है इसके संस्थापक हैं। और फिलहाल सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई, जो कि गूगल के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना? जो हवाई अड्डों की वैश्विक सूची जारी की गई, उस वैश्विक सूची में जो शीर्ष 10 हैं, टॉप 10 बोल सकते हैं, उन टॉप 10 में भारत का एक हवाई अड्डा शामिल हुआ है। और वो भारत का एकमात्र हवाई अड्डा है कौन सा? तो वो है आपका चेन्नई हवाई अड्डा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आप सोचोगे हाँ ये तो पता है, ठीक है भाई 10 में से आ गया, लेकिन नंबर कौन सा है? 8वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? 8वें नंबर पर। वैश्विक टॉप 10 शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? चेन्नई हवाई अड्डा। कौन से नंबर पर है? 8वें नंबर पर। अब बात करें इस सूची की, तो इसमें शीर्ष 3 हवाई अड्डों के बारे में हम बात करते हैं। पहला है आपका मियामी। कौन सा है? मियामी हवाई अड्डा, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। कहां का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का मियामी हवाई अड्डा इस वैश्विक सूची में टॉप पर है, शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर आपका फुकुओका हवाई अड्डा, ये कहां पर है? जापान में। फुकुओका हवाई अड्डा दूसरे स्थान पर है। कहां पर है? जापान। तीसरा आपका होनेडा हवाई अड्डा, ये भी कहां पर है? जापान में। ये शीर्ष 3 आपको पता होने चाहिए। एक हमारा है 8वें नंबर पर चेन्नई हवाई अड्डा, वो भी आपको पता होना चाहिए। मियामी हवाई अड्डा पहले स्थान पर है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का है।
फुकुओका की बात करें, फुकुओका हवाई अड्डा जो है ये जापान का है, दूसरे स्थान पर है। तीसरा है होनेडा हवाई अड्डा, ये भी जापान का और तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने एक मैनपुरी सैनिक स्कूल है, उस मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की, ये हमारा प्रश्न है। तो मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा गया है, वो प्रश्न है और आंसर है जनरल बिपिन रावत। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बात करते हैं जनरल बिपिन रावत, तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर सबसे पहले तो पॉइंट यही बना कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम इनके नाम पर रखा जाएगा। सबसे पहले इनसे इंपोर्टेंट प्रश्न यही बनता है, ये भारत के पहले सीडीएस है, प्रथम सीडीएस थे। क्या थे? प्रथम सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रथम थे। आ गई बात समझे। सीडीएस से पहले ये थल सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? थल सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन? जनरल बिपिन रावत, जिनका निधन हो चुका है। जनरल बिपिन रावत प्रथम सीडीएस थे, थल सेना अध्यक्ष भी पहले सीडीएस बनने से पहले रह चुके थे। लेकिन बात आती है, प्रश्न ये बनता है कि ये पहले तो सीडीएस थे, लेकिन अब सीडीएस कौन है? तो अब जो सीडीएस है वो अनिल चौहान है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दूसरे नंबर के वो कौन है? अनिल चौहान है फिलहाल। और पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत। फिलहाल वर्तमान की बात करें, यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में सीडीएस कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो कौन है? अनिल चौहान। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया गेम्स 2023 में 23 किस राज्य में करने की घोषणा की है? जो खेलो इंडिया गेम्स हैं 2023 में जो होने हैं वो किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? तो कहां पर होंगे ये? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अभी मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में, सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं एक बार कि खेलो इंडिया गेम्स 2023 कहां पर आयोजन होगा इनका? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक तो आपका कान्हा टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? कान्हा टाइगर रिजर्व। सांची का स्तूप कहां पर है? मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट किसको बोला जाता है? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। और मध्य प्रदेश के बारे में टाइगर स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर है, किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक धुआंधार जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात, जो कि नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। तो खेलो इंडिया गेम्स 2023 मध्य प्रदेश में इनका आयोजन होगा। कहां पर होगा? मध्य प्रदेश में। देखिए, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, अभी मैंने बताया था। और राज्यपाल की बात करें तो मंगूभाई छगनभाई पटेल। राज्यसभा सीटें हैं 11। मध्य प्रदेश राज्य में जो राज्यसभा सीटें हैं वो कितनी हैं? 11। और लोकसभा सीटें हैं 29। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वो देखिए कि किसी 12वें, टाइपिंग मिस्टेक है, किसको, इसको करेक्ट कर लेते हैं हम, किसको 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जो 12वां नंबर का था भारत रत्न, जो अब की बार प्रदान किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार, इससे किसको सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? हर्षाली मल्होत्रा को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो हर्षाली मल्होत्रा है इनको 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये हर्षाली मल्होत्रा हैं कौन? इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको पता भी है। 2015 में एक फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान, सुना होगा, देखा भी होगा आपने। बजरंगी भाईजान ये कब आई थी? 2015 में। इस फिल्म में जो छोटी बच्ची थी मुन्नी, उसका जो किरदार निभाया था वो किसने? हर्षाली मल्होत्रा ने निभाया था। और इन्हीं को 12वां भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर बोल सकते, भीमराव अंबेडकर बोल सकते, पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2015 में जो फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान,
सलमान खान की जो मूवी थी उसमें जो मुन्नी का किरदार निभाया था वो थी अर्शाली मल्होत्रा, जिन्होंने इस किरदार को बहुत अच्छे तरीके से निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, किस राज्य का कुंभलंगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? कौन सा राज्य है जिसका एक गांव है और उस गांव का नाम है कुंभलंगी गांव, और उस कुंभलंगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? तो कौन से राज्य का ये गांव है? केरल का। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये केरल राज्य का गांव है कुंभलंगी गांव, जो कि भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है। इससे पूर्व इस गांव ने भारत के पहले मॉडल पर्यटन गांव के रूप में प्रशंसा प्राप्त की है। किसकी बात करें? कुंभलंगी गांव की हम बात कर रहे हैं कि ये तो पहला गांव बना है सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव। इससे पहले इस गांव ने मॉडल पर्यटन गांव के रूप में भी प्रशंसा प्राप्त की थी। कौन से राज्य में है? केरल राज्य में। किस राज्य में है? केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक अर्थात AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? AIIB का मतलब एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, उसका उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? AIIB का उपाध्यक्ष जनवरी 2022 में किसे नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त किया गया उर्जित पटेल को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक है अर्थात AIIB है, उसका जो उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया वो किया गया उर्जित पटेल को। अब यहां पर दो पॉइंट आपके सामने, एक तो अशोक लवासा है और एक अनिल किशोरा है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, ध्यान से देखना। अशोक लवासा जो है वो ADB के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके ADB, अब ये ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? अशोक लवासा को। अनिल किशोरा को NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया। ध्यान रख लेना, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अनिल किशोरा जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं, और वहीं पर ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं अशोक लवासा। साथ ही आपका जो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक है AIIB, उसके उपाध्यक्ष बने हैं उर्जित पटेल। कौन बने हैं? उर्जित पटेल। अब इसके बारे में तो हमें जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक हिंदी में फुल फॉर्म है, इंग्लिश में आपकी हो जाएगी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 में। AIIB एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की जो स्थापना है वो 2016 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग, चीन में। कहां पर है? बीजिंग, चीन में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? जिन लिकुन। कौन है? जिन लिकुन। और इसका उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? उर्जित पटेल को। फिर से देखना, अशोक लवासा को ADB का उपाध्यक्ष एशियन डेवलपमेंट बैंक का, अनिल किशोरा को न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है, और यहां पर जो उर्जित पटेल है उनको बनाया गया है एशियन अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है वो किसको नियुक्त किया गया है और कब किया गया था? जनवरी 2022 में। जो IMF है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसका जो मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया वो किसको किया गया? पियरे ओलिवियर गोरिचंस को। पियरे ओलिवियर गोरिचंस को IMF का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। किसका स्थान लिया इन्होंने? गीता गोपीनाथ का। किसका स्थान लिया है? गीता गोपीनाथ का। अब यहां पर बात आई है IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। स्थापना की बात करें तो 27 दिसंबर 1945 को हुई थी।
आईएमएफ की जो स्थापना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसके हेडक्वार्टर की हम बात करें तो वाशिंगटन डीसी में है। कहां पर है? वाशिंगटन डीसी, यूएस में। इसका जो नवीनतम सदस्य बना है 190वें नंबर का। कौन से नंबर का? 190वें नंबर का, वो है एंडोरा। कौन सा है नवीनतम सदस्य? एंडोरा बना है 190वें नंबर का। जैसे WHO हो गए, UN हो गए, IMF हो गए, ऐसी जो संस्थाएं हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो बात आती है इनकी फुल फॉर्म, आपको जरूर पता होनी चाहिए। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जिसका नया मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया पियरे ओलिवियर गोरिचस को, जिन्होंने गीता गोपीनाथ का स्थान लिया है। और इसके जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आईएमएफ का नवीनतम सदस्य है 190वां एंडोरा। कौन है? एंडोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, जनवरी 2022 में किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? कहां की बात कर रहे हैं? इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 की हम बात कर रहे हैं। और इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये क्या है हमारा पर्सन है। तो आंसर क्या होगा? लक्ष्य सेन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 है उसमें पुरुष एकल का जो खिताब जीता है वो लक्ष्य सेन ने जीता है। किसको हराकर? लोहकीन येव को हराकर। किसको हराकर? लोहकीन येव को हराकर इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता। किसने जीता है? लक्ष्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कुछ वन लाइनर प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना, इंपॉर्टेंट है। 2021 का ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? ये वर्ड है ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? एनएक्सटी को 2021 का ये वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। 2020 की बात करें तो जो कोरोना वायरस वर्ड है इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। और 2021 में एनएक्सटी को घोषित किया गया है और 2020 में क्या था? कोरोना वायरस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला? किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला? तो किसको मिला है? केरल को। ऑप्शन यहां पर हमारा केरल सही हो जाएगा। लेकिन अभी हमने बात की थी केरल का एक सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है जिसका नाम है कुंभलंगी गांव, क्योंकि गांव का नाम भी पूछा जा सकता है। पूछ लेगा आपसे कि केरल का कौन सा गांव है जो कि सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है। यदि गांव का नाम नहीं याद होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम तुक्के मार के आने वाले या फिर छोड़ के आने वाले हैं। तो ये केरल है जिसको देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न देखिए, किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? डिजिटल संसद नाम से एक नया ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? लोकसभा सचिवालय के द्वारा। जो लोकसभा सचिवालय है उसके द्वारा डिजिटल संसद नाम का एक नया ऐप लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखना, यदि एग्जाम में आपका यह प्रश्न पूछा जाए कि डिजिटल संसद नामक नया ऐप किसने लॉन्च किया है, तो किसने किया है? लोकसभा सचिवालय के द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहां हुआ? दुनिया के सबसे बड़े जो कैनाल लॉक है उसका उद्घाटन कहां पर हुआ? तो कहां पर हुआ है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, जनवरी 2022 में कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कैसी, किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने के लिए? कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किसने? CSC ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो योग्यता ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप? योग्यता ऐप। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया?
एल्बर्ट बोरला को प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा प्रश्न देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जो प्रधानमंत्री सुरक्षा में चूक हुई थी, जब वो पंजाब जा रहे थे वहां पर चूक हो गई थी, उस समय की बात है जो चूक हुई थी। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट था, उस सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक समिति बनाई जनवरी में, और उस समिति का जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया? इंदु मल्होत्रा को। जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक का मामला जांच करेगी जो समिति थी, उस समिति का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट ने किसे बनाया है? इंदु मल्होत्रा को। किसको? इंदु मल्होत्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में पर्याय महोत्सव कहां मनाया गया? अभी हमने पढ़ा था लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया गया था, उसी प्रकार से ये आपका पर्याय महोत्सव है। कौन सा है? पर्याय महोत्सव। जैसे लोसांग पढ़ा था सिक्किम में, तो पर्याय महोत्सव है कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में। तो पर्याय महोत्सव कहां मनाया गया? कर्नाटक में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन हुआ? तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? चीन की अध्यक्षता में। चीन की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया? कौन सी फिल्म है जिनको ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया? एक तो आपकी जय भीम है और एक आपकी मराकर है। कौन सी है? मराकर। इनको ऑस्कर 2022 के लिए क्या किया गया? नामांकित किया गया। और ये आज का लास्ट प्रश्न है, 28 जनवरी 2022 को किन की 157वीं जयंती मनाई गई? कब मनाई गई? 28 जनवरी 2022 को किन की 157वीं जयंती मनाई गई? तो लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई 28 जनवरी 2022 को। कितने नंबर की थी? 157वीं थी ये। और लास्ट प्रश्न हमारा, जनवरी 2022 में बीएसएफ ने कहां पर ऑपरेशन सरदवा शुरू किया? कब किया था ये? जनवरी में शुरू किया था ऑपरेशन सरदवा। किसने शुरू किया था? बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। और कहां पर शुरू किया था? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। तो ध्यान रखना, बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सरदवा राजस्थान में शुरू की गई। तो ये थी जनवरी की इंपोर्टेंट करंट अफेयर। जनवरी की क्या थी? इंपोर्टेंट करंट अफेयर। इसको अच्छे से पढ़ लेना, एक दो बार पढ़ लेना, तभी आपको अच्छे से याद होगा और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें हम फरवरी की करंट अफेयर करेंगे, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो 2022 की जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो मंथली हम करंट अफेयर में ऐड करते जाएंगे और इनको करते रहेंगे।